हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे भी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, या यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या ऑप्शन नंबर सी है कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, या ऑप्शन नंबर डी है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि हम समावेशन का मतलब क्या होता है कि नियमित विद्यालय में किसी बच्चे को नियमित विद्यालय में की शिक्षा, जो विद्यालय की जो प्रणाली है उसमें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, यही समावेशन का एक अच्छा वर्णन होता है। कि नियमित विद्यालय में जहाँ पर चाहे कोई भी बच्चे हों, सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार होता है उसे ही समावेशन का एक अच्छा वर्णन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है कि बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, बल्कि कमियां एक टीचर में भी हो सकती हैं कि शायद उनकी पढ़ाने की शैली वैसी नहीं है जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। तो सिर्फ बच्चों पर ही दोष मढ़ना ये सही नहीं है कि बच्चे सीख ही नहीं सकते हैं। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो विशेष बच्चे हैं क्यों? सभी बच्चे क्यों नहीं? हमेशा तो समान शिक्षा की बात की जाती है, तो सिर्फ कुछ विशेष बच्चों को ही क्यों उपहार के रूप में माना जाता है? बल्कि हम सभी बच्चों को विशेष उपहार के रूप में मानेंगे। और यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार अगर अलग-थलग किया जाएगा तो मान लीजिए जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो कहीं न कहीं डिमोटिवेट हो जाएँगे। उनके मन में अपने प्रति एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, इसलिए हमें अलग कर दिया गया है और सभी ग्रुप्स से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रोवाइड करानी है, ताकि उनमें किसी भी तरह का ये भावना ना जागृत हो कि वो किसी से कम हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाया जाए, जो वंचित समूह से जो बच्चे आए हैं, या उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, या उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं उनके बारे में अधिक से अधिक पहले तो टीचर को जानकारी जुटानी चाहिए। ठीक है, उनके बारे में जितनी हो सके उनकी जानकारी को जुटाना और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अन्य ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना, तो बच्चों को किसी तरीके से अलग-थलग नहीं करना है कि जो वंचित भूमि से वर्ग से आए हैं उनको अलग कर दिया जाए, या जो उच्च वर्ग से आए हैं उनको अलग स्थान दिया जाए, बल्कि सभी बच्चे इस विद्यालय में समान होते हैं। ना तो कोई उच्च वर्ग का होता है और ना ही कोई निम्न वर्ग का होता है। जब टीचर ही बच्चों में भेदभाव करने लगेंगे कि वो उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे कि सभी समान होते हैं। समानता का भाव वो बच्चों में कैसे पैदा कर पाएँगे? तो एक टीचर को ये चाहिए कि बच्चों को किसी भी तरीके से अलग-थलग नहीं करना है, कि जो वंचित वर्ग के हैं उनको अलग कर दिया जाए, या जो उच्च वर्ग के हैं उनको ज़्यादा दर्जा दिया जाए।
तो ये गलत है। उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है कि वे दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाएँगे इसलिए उन पर ध्यान ही ना देना या उनको सिर्फ़ लिखित कार्य दे देना, ये भी सही नहीं है। बल्कि ऐसे बच्चों के बारे में एक टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए और उनको कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वॉस को 100 या 21 को 12 लिखना, या ऑप्शन नंबर सी है कि कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ऑप्शन नंबर डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना जिसे मूड स्विंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिगम निर्योग्यता का मतलब क्या होता है कि बच्चों को लिखने में कठिनाई हो रही है या उसे बोलने में कोई कठिनाई हो रही है। तो इसमें जो बच्चा क्या है कि वो बी को डी समझ रहा है, वॉस को 100 लिख रहा है और 21 को वो 12 लिख दे रहा है। तो बच्चे को इसमें क्या है कि इस बच्चे को इसमें लेखन संबंधी समस्या है, यानी कि उसे डिस्ग्राफिया हो गया है जिसमें कि वो बी को डी और वॉस को 100 कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अपमानजनक व्यवहार ये कोई अधिगम निर्योग्यता का कारण नहीं है और कम अवधान विस्तार, उच्च शारीरिक गतिविधि ये भी अधिगम निर्योग्यता का पहचान नहीं है और न ही मूड स्विंग ये भी अधिगम निर्योग्यता की पहचान नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए या शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे सृजनशील, यानी कि बच्चे सृजनशील तब होते हैं जब वो किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है उसे गाना गाने का बहुत शौक है, ठीक है, लेकिन उसे हम बार बार क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसे बार बार कह रहे हैं कि उसे क्रिकेट खेलना है और उसमें क्या क्या होता है उनके बारे में बताया जा रहा है, उसे क्रिकेट सिखाया जा रहा है कि क्रिकेट किस तरीके से खेला जाता है। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा क्योंकि बच्चे की रुचि तो जो है वो गाना सीखने में है। तो इस तरीके से बच्चे की रुचि के अनुसार अगर बच्चे गतिविधि को करते हैं उस तो वे उसमें अधिक सृजनशील होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, तो बच्चा किसी भी तरह का दबाव में जब हो तो वो किसी भी तरह का सृजनशील व्यवहार नहीं कर पाएगा, तो ये भी सही नहीं है। या सिर्फ पुरस्कार के लिए या टीचर की डांट से बचने के लिए वो करे तो ये भी सही नहीं है, बल्कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो संप्रेषक और व्याख्याता के रूप में होनी चाहिए, सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए, निर्देशक के रूप में होनी चाहिए या तालमेल बैठाने वाले के रूप में होनी चाहिए। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इसमें टीचर की जो भूमिका होती है, यानी कि टीचर का जो रोल होता है वो एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए कि वो बच्चों को हमेशा सुविधा प्रदान करे, एक सुविधादाता के रूप में उनको सुविधा प्रदान करे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। उच्च आत्म क्षमता, तो प्रतिभाशाली बच्चों की उच्च आत्म क्षमता की विशेषता होती है, तो ये ऑप्शन तो सही है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, तो प्रतिभाशाली बच्चे की निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं बल्कि उनकी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो
अंतर्दृष्टिपूर्वक कोई भी उनके सामने अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्व करते हैं। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उनकी जो मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो उच्चतर श्रेणी की, हाई लेवल की होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है और जो नहीं है वही सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर में जब बच्चा होता है तो उसमें नैतिक निर्णय लेते समय कौन सा जो उसमें होगा वो दिखाई देगा। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं होंगी, व्यक्तिगत मूल्य होंगे, पारिवारिक अपेक्षाएं होंगी या अंतर्निहित संभावित दंड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चा जब पूर्व परंपरागत स्तर में होता है तो वो अंतर्निहित संभावित दंड से बचने की कोशिश करता है और दंड से बचने के लिए वो कुछ कार्य को करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को ये चाहिए कि वे विविध प्रकार की अधिगम शैली यानी कि अधिगम शैली का वो उपयोग करके विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को वो उपलब्ध करें, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो सभी को हम एक समान रूप से भी एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते हैं। बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें बच्चों को टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करानी चाहिए या पढ़ाने की जो विधि है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी चीज़ को याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, तो ये भी सही नहीं है कि सिर्फ हम याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराएं। वैसे भी याद करने पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बल्कि बच्चों को सीख कर बच्चे किसी चीज़ को करें उस पर ज़्यादा जोर देना है, या सिर्फ एल्गोरिथ्म का उपयोग करके भी हम उसको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, या फिर निगमनात्मक पद्धति के आधार पर ही समस्या का समाधान करना। बल्कि जब हम विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का जब उपलब्ध कराते हैं बच्चों के सामने, तो ये इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यानी कि आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, या आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए, या आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि आकलन का सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका होता है वो होता है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होती है। मतलब कि जब टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आकलन जो होता है वो अंतर्निहित होता है, चाहे वो सतत बच्चों का हम सतत रूप से मूल्यांकन करें या व्यापक रूप से मूल्यांकन करें, या फिर आकलन जो होता है वो एक टीचर का भी होता है कि टीचर जो है बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, या एक बच्चों का भी आकलन होता है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं और फिर उनके पढ़ाने में और क्या क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, या विद्यालय का जो वातावरण है या वहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उसका भी आकलन होता है कि उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट की होने की ज़रूरत है बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सानवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन उसे कहा जाता है जब बच्चा विभिन्न दिशाओं में सोचता है। जब बच्चा विभिन्न दिशाओं में सोचता है तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चा विभिन्न रूपों से किस तरीके से वो समस्या को समाधान कर सकता है, उसके बारे में जब बच्चा सोचता है तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब वे किसी आकर्षक पुरस्कार निर्धारित करते हैं। तो वाइगोत्स्की जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में कभी भी पुरस्कार के बारे में बात नहीं किया है कि बच्चों को पुरस्कार दे करके ही सिखाया जाए, या ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। तो इस तरह की बात भी वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में नहीं की है। और बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो बच्चों को दंड देकर नियंत्रित करना, ऐसा भी वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में नहीं कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि बच्चे किस तरीके से समाज के साथ अंतःक्रिया करके अन्य कौशल को सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे, ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो बच्चों को किसी भी तरह का तिरस्कार करना या बच्चों को किसी भी तरह का दंड देना, ये सर्वाधिक गलत है। बच्चों को किसी भी तरह का दंड नहीं देना है और उनको किसी भी तरह का तिरस्कार उनका नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करना है। उन शिक्षार्थियों को का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों, तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट को ही हम क्यों प्रमोट करें, क्या हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए? तो इस तरीके से बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, या फिर जो संपन्न घर से आए हैं उनको ही ज़्यादा हम हम मान्यता दे रहे हैं और फिर उनको ही ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। तो ये भी गलत है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें तथा कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। आइए अब हम ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं कि कड़े नियम बनाएं, जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दिया जाए। तो ये भी गलत है कि किसी भी तरीके का कड़ा नियम बनाना या उनको दंडित करना, ये सर्वाधिक गलत है। हमेशा जो वातावरण होना चाहिए कक्षा का, वो लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि कड़े नियम से होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अपने शिक्षार्थियों की जो सामाजिक, सांस्कृतिक उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में पहले तो टीचर को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है। और कक्षा में जो विविध मत होते हैं, जो विविध चर्चाएं होती हैं, उनको उनमें शामिल करना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है वो एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश के विभिन्न विभिन्न के कारण है, अभिक्षमता के कारण, अधिगम शैली के कारण, परावर्तक स्तर के कारण या मूल्यों के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि ये जो है उनकी अधिगम शैली पर निर्भर करती है। सुरेश जो है उसे शांत कमरे में रहकर पढ़ना पसंद है, क्योंकि जब वो ज़्यादा शोरगुल में जाता है तो उससे वहाँ पर पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। हम भी देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले में रहकर पढ़ना, अकेले कमरे में रहकर पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। जब उन्हें दो चार बच्चों के साथ पढ़ने के लिए कह दिया जाता है तो वो कहते हैं कि हमसे यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मित्रों के साथ रहकर
पढ़ना पसंद करते हैं, वो एक ग्रुप बना लिया और वो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का जो ये तरीका जो है वो अलग-अलग होता है, क्योंकि हम सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उनकी अधिगम शैली। इनकी अधिगम शैली में विभिन्नता है, जिसके कारण वो एक बच्चा जो है वो शांत कमरे में पढ़ना चाहता है और एक बच्चा जो है वो मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उनकी अधिगम शैली पर निर्भर करती है। और अभिक्षमता क्या होता है? अभिक्षमता को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। एप्टी एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या अभिक्षमता हम किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई बच्चा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो बचपन से ही उस कार्य को करने का अनुकरण करने लगता है। वो डॉक्टर का ड्रेस पहन लिया या डॉक्टर के जो खिलौने आते हैं उसको लगा लिया, और फिर कोई बच्चा को वो उसी तरीके से चेकअप करना या फिर उनको दवाइयाँ लिखना, ये सारी जो एक्टिविटी है वो करने लगता है, या डॉक्टर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगता है। तो ये क्या होती है, इसे ही अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड कहा जाता है। और उस क्षेत्र में उसका जो विकास होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है, तो इसे ही अभिक्षमता हम कहते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। तो ये ऑप्शन सही नहीं है कि सिर्फ हम उन्हीं बच्चों को कक्षा में प्रवेश दें जिनकी मातृभाषा वही हो। अलग अलग भाषा से भी तो बच्चे आते हैं, क्योंकि भारत क्या है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि विभिन्न भाषा विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। तो सिर्फ एक ही भाषा को लेकर के बच्चों को कक्षा में प्रवेश देना ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। अन्य दो ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है कि अगर कोई बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो उनकी उपेक्षा करना, उनका मजाक उड़ाना, ये तो सरासर गलत है। और फिर ऑप्शन नंबर डी है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना। तो बच्चों को किसी भी तरह का दंडित नहीं करना है अगर वो अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर टीचर जो है वो सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे तो टीचर क्या होते हैं, टीचर जो बच्चे के लिए आइडल होते हैं ना, कि उनको देखकर ही वो सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही बनना है, ऐसा ही करना है। अगर टीचर किसी भाषा का वो सम्मान करते हैं तो उनको देख करके बच्चे भी क्या हैं कि वो अन्य भाषा का सम्मान करेंगे। और जो अगर उनको उनकी अभिव्यक्ति करने का अगर मौका मिले, बच्चों को कहा जाए कि आप कौन सा भाषा बोलना जानते हैं, मान लीजिए वो बंगाली बोलना जानते हैं तो वो कहे कि आप अपनी भाषा में कुछ सुनाइए, या कोई अन्य भाषा के बोलने वाले बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना है, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय होता है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि जैविक विशिष्टताएं और वंशानुक्रम जो होती हैं वो प्रकृति से संबंधित होती हैं। प्रकृति वे होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, जो जीन्स हमें पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। और ये हम जैसे कि हमारा बालों का रंग हुआ, हमारे आँखों का रंग, हमारा कद, बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, अपने माता पिता से प्राप्त होती हैं। तो इसे ही प्रकृति के अंतर कहा जाता है। और पोषण के अंतर्गत आता है वातावरण, यानी कि बच्चों को जैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है उसी के अनुसार उनका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऐसा ना आप देखें कि मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने पढ़ा और ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है तो इसी में हम टिक मार दिए और आगे बढ़ गए।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लीजिए इस ऑप्शन से भी बेस्ट अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तो इसलिए आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टिक करें। और वैसे भी अब तो आपका एग्ज़ाम जो है वो सीटेट का ऑनलाइन हो गया है, तो इसमें एक और भी आपको सुविधा मिल गई है कि मान लीजिए अगर पहले हमने गलत टिक कर लिया तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर पेपर पेन में क्या होता था कि एक बार अगर गोला भर दिया तो उसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि फिर इसको सुधारा जा सके। तो फिर भी आप एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो चारों ऑप्शन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुल 15 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया। आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं, ये आप ज़रूर देखें और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छी से होती रहे। और आज के लिए बस इतना ही। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सीटेट या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।